हेलो दोस्तों, मैं तुलसी आज फिर एक क्राइम कहानी के साथ हाजिर हूं और ये ऐसी एक क्राइम कहानी है जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे कैसे दिमाग के लोग होते हैं और कैसे कैसे घटना वारदात को अंजाम देते हैं। यही एक घटना हुई, ऐसी घटना हुई चंडीगढ़ में कि यहाँ पर ये जो शख्स है क्राइम करने वाला, ये वारदात वाली जगह से 500 मीटर दूरी पर ही रहता था। लेकिन फिर भी पुलिस को इसे ढूंढने, इस तक पहुंचने, इसको पकड़कर सजा दिलवाने में 14 साल लग जाते हैं। इन 14 सालों के दरमियान ये कई बार घटनाओं को अंजाम देता है और फिर जाके आखिरकार पकड़ा ही जाता है। कहते हैं चोर उचक्के, लूटपाट करने वाले, मर्डरिस्ट और रेपिस्ट कितने भी ज्यादा शातिर और सफाई से क्राइम करें, लेकिन एक ना एक दिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाते हैं, अपने गुनाहों की सजा उन्हें मिल ही जाती है। इसी प्रकार की ये घटना है चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में रहने वाली नेहा नाम की लड़की की। यह लड़की 19 वर्षीय है, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी और फिर ये शाम के समय अपने इंग्लिश कोचिंग स्पीकिंग कोर्स करने के लिए अपनी स्कूटी से घर से निकलती थी। 8:30 बजे कोचिंग छूटने के बाद 9 बजे तक ये अपने घर पे पहुंच जाती थी। लेकिन 30 जुलाई 2010 को कुछ ऐसी घटना घटी कि ये लड़की कोचिंग के लिए गई तो लेकिन वापस नहीं आई। तो क्या हुआ था 30 जुलाई को इस लड़की के साथ? 30 जुलाई को बारिश हो रही थी और जैसे ही इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग छूटती है, ये लड़की स्कूटी पे बैठकर अपने घर के लिए निकल ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू होती है तो वहीं पास में एक पब्लिक स्टॉप होता है, टैक्सी स्टैंड, जहां पर थोड़ा सा टीन सेट लगा होता है। ये लड़की अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके उस टीन सेट में खड़ी हो जाती है। आसपास अंधेरा था, दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सुनसान था। पापा का भी बारिश के टाइम पे फोन आ रहा था बार बार, और ये लड़की जैसे ही अपने फोन को उठाने वाली होती है, पीछे से जोरदार इसके सर पे एक वार किया जाता है। वो वार पत्थर का भी हो सकता है, लोहे की रॉड का भी हो सकता है। वार इतना जोरदार था कि लड़की मौके पर ही बेहोश हो जाती है। एक शख्स उसके पास आता है और फिर उसको खचोड़ के जंगल की तरफ ले जाता है बेहोशी की हालत में, और उसी हालत में उस लड़की के पूरे बदन से कपड़े उतार देता है और धीरे धीरे करके उसके पूरे बदन की ऐसी दुर्दशा बना देता है, जहां जो भी उस लड़की को देख रहा था, शरीर पर ऐसे कहीं भी कोई जगह उस व्यक्ति ने खाली नहीं छोड़ी थी जहां उसको लोचा ना हो, दांत ना गपाए हों। उसके साथ इतनी हैवानियत की, उसका बहुत ही बेरहमी से रेप किया। फिर इसके बाद लड़की को होश आता है, चीखती चिल्लाती है, लेकिन लड़के का जब पूरा मन भर जाता है इस वारदात को अंजाम देने के बाद, फिर वो उसके ही दुपट्टे से उसका गला दबा देता है। घंटी बार बार बजे जा रही थी। पिता बहुत परेशान हो रहा था क्योंकि 9 भी बज चुके थे, 10 बज चुके, 10:30 और 11 बजने वाले थे। जब ये लड़का अपने पूरा मन भर लेता है कृत्य करके, तब उस फोन को उठाता है और कहता है हेलो। उधर से लड़की के पिता की आवाज, हेलो बेटा नेहा, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूँ, क्या हुआ है? तब वो लड़का बड़े आराम से कहता है आप घबराते क्यों हैं, टैक्सी बस स्टैंड के पास आके अपनी लड़की को देख लीजिए। इतना कह के फोन लेके वो चला जाता है और उस फोन को किसी फोन शॉप पे जाके बेच देता है और आराम से घर चला जाता है। पिता पुलिस को लिए और उस टैक्सी स्टैंड की तरफ जाता है। वहां उसकी गाड़ी खड़ी होती है, बैग पड़ा होता है। नेहा नेहा चीखता चिल्लाता पिता इधर उधर ढूंढता है। पुलिस जाती है, वहीं छानबीन करती है, लेकिन पिता का दिल तो बहुत घबरा रहा था। रात के 11-12 बज जाते हैं। पिता ही खुद उस लड़की को सर्च करने के लिए अंधेरे में इधर उधर चीखता, डर में कप कपाता हुआ और रोता हुआ उस लड़की को ढूंढता है, और जंगल में वो लड़की एक नग्न अवस्था में पाई जाती है थोड़ी सी दूरी पर। पिता देखता है, कलेजा फट जाता है, चीख कर उस लड़की से अपने जो भी उसने तौलिया शर्ट वगैरह थी उस लड़की के बदन पे लपेटता है और उसको गोदी में उठा के हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां उस लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपनी लेती है कब्जे में और उसकी आगे की तहकीकात शुरू करती है। लड़की को पोस्टमार्टम करवाने के बाद डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी जाती है और फिर लड़की का अंतिम संस्कार हो जाता है।
और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें पुलिस बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती, परेशान हो जाती है, क्योंकि लड़की की इतनी बेदर्दी से उसके साथ कृत्य किया गया था, लूटा गया था, चीथा गया था, दांत गड़ाए गए थे पूरे, उस पूरी बॉडी को ऐसे डैमेज कर दिया था जानवरों की तरह, जैसे किसी इंसान ने नहीं किसी जानवर ने उसके साथ ऐसा कृत्य किया हो। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, उसके साथ पढ़ने वाले लड़का लड़कियों को 4-5 को बुलाया पुलिस स्टेशन, पूछताछ शुरू की, उनका डीएनए करवाया, उनका नार्कोटेक्स वगैरह भी करवाया ताकि इनसे कुछ हमें जानकारी मिले, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की पोस्टमार्टम में जो डीएनए उस शरीर से उस लड़के के जो भी उसका डीएनए वगैरह उसकी रिपोर्ट सबूत वगैरह इकट्ठे करे थे, रिपोर्ट बनाई गई थी, उसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि हमें इस शख्स को पकड़ने के लिए लोगों के डीएनए सैंपल ब्लड सैंपल लेने पड़ेंगे, जिसका डीएनए टेस्ट करके हमें इस रिपोर्ट से मैच करानी पड़ेगी, तभी हम कातिल तक पहुंच पाएंगे। तो पुलिस वाले उसमें कुछ लिस्ट बनाते हैं, जिसमें ऑटो चालक, ड्राइवर और छोटे मोटे जेब कतरे, चैन लूटपाट करने वाले और बाहर से आए मजदूरी करने वाले लोग यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे होते हैं, ऐसे करके 1000 लोगों की लिस्ट बनाई जाती है। धीरे धीरे करके जाते हैं, लोगों के ब्लड सैंपल लेते हैं, डीएनए निकाली जाती है और उस लड़की पे पाए गए सबूतों के आधार पर मैच कराया जाता है। लेकिन 500 लोगों के टेस्ट होने के बाद भी किसी का डीएनए मैच नहीं करता है। पुलिस जब इस केस को अदालत में ले जाती है, कोर्ट में ले जाती है, तो पुलिस के पास कोई सबूत, कोई गवाह ऐसा नहीं रहता है जिसके आधार पर ये केस मजबूत होता। तो ये केस तुरंत ही रफा दफा हो जाता है और एक प्रकार से ठंडा हो जाता है। 1-2 साल के बाद मेहनत करने के बाद भी ये कातिल जो है पकड़ा नहीं जाता। इसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाते हैं और फिर 2022 को चंडीगढ़ में ही एक कपिल होते हैं, ये बाजार सब्जी लेने जा रहे होते हैं। 11 जनवरी 2022 को ये कपल पति पत्नी मार्केट गए थे कुछ अपना घर का राशन का सामान लेने के लिए। सामान खरीद लिया जाता है पूरा और पैसे जब देते हैं तो थोड़े से पैसे कम पड़ जाते हैं। तब हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि सुनो, मैं पास में ही मेरा भतीजा रहता है, उससे पैसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना। और वो जाता है, पैसे लेके आता है वापस। 10-15 मिनट का ही टाइम गुजरा था और फिर वो दुकान पे जाता है। वो कहता है मेरी पत्नी, तो वो लड़का जो होता है दुकान पे कहता है भाभी जी तो चली गई। तब वो अपनी वाइफ को ढूंढता है इधर उधर और फिर घर चला जाता है कि मेरी वाइफ शायद घर चली गई होगी, लेकिन घर पे भी वो नहीं रहती है। फिर वो आसपास ढूंढता है, ऐसे करके ढूंढते हुए उस परेशान होता है 2-4 घंटे। फिर वो जाके रिपोर्ट करता है, पुलिस आती है, छानबीन होती है। वहाँ जो सुनसान सड़क होती है उसके बाजू में एक लेडीज की नग्न अवस्था में डेड बॉडी मिलती है। उसको पुलिस कब्जे में लेती है और उस व्यक्ति को बुलाती है और इस औरत की जो है पहचान कर ली जाती है। इसके बाद इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें भी पुलिस चौंक जाती है। 10 साल पहले जब पुलिस इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ रही थी तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये रिपोर्ट उन्होंने कुछ एक साल पहले भी पढ़ी थी। उसमें सेम वही लिखा था कि लड़की जो औरत है, महिला है, इसको जगह जगह दांतों के निशान है, काटा गया है, बहुत बेरहमी से इसके साथ कृत्य किया गया है और फिर 1-2 घंटे तक इसके साथ कृत्य करके इसका गला दबा के हत्या की गई। सेम वही। और फिर उसकी जो डीएनए निकाली जाती है रिपोर्ट, उसके शरीर पे जो भी उस क्रिमिनल के सबूत मिलते हैं, उस डीएनए की 10 साल पहले जो नेहा के साथ घटना घटी थी उसको मिलाते हैं तो सेम होती है। मतलब 10 साल पहले नेहा के साथ जिस व्यक्ति ने ये वारदात को अंजाम दिया था, उसी ने 10 साल बाद इस महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। तब पुलिस अपनी जो वहाँ की एसएससी कमिश्नर होती हैं पवनदीप कौर, उनसे कहते हैं कि मैडम देखिए, ऐसी घटना पहले भी घटी थी और भी ये व्यक्ति कहीं कहीं जाके घटनाएं को अंजाम देता होगा। अगर हमने इसको नहीं पकड़ा तो इसका साहस बढ़ता जाएगा और ये धीरे धीरे करके कई महिलाओं को अपनी शिकार बनाएगा। हो सकता है ये दूसरे राज्यों में भी जाके इसी प्रकार की, और पास में ही उत्तराखंड में, फिर से हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही एक केस पुलिस स्टेशन से सामने आता है कि एक महिला को इसी तरीके से
अंजाम दिया गया था, उसको मारा गया था, उसके साथ रेप हुआ था। तब ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि अब तो इसको पकड़ना ही होगा। फिर उसी इलाके में 38 सेक्टर 38 के आसपास और उधर के जो भी इलाका होता है, वहाँ के लोगों की फिर से लिस्ट बनाई जाती है, जो कि 500 लोगों की पहले से डीएनए रिपोर्ट थी। उसके बाद फिर और 500 लोगों की रिपोर्ट के लिए तैयारियां शुरू होती हैं। फिर से ऐसे लोगों की जो 20 से 40 साल की एज के हैं, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, होटल वाले हैं, चाय वाले हैं, नुक्कड़ चौराहे पर जो व्यक्ति अपनी छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, जो मजदूर क्वालिटी के हैं, जो बाहर प्रदेश से आकर यहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो कुंवारे हैं, उन सबकी लिस्ट बनाई जाती है। और फिर इस बार ये पुलिस टीम जो होती है, एसडीएम चरण सिंह के साथ 5-6 लोगों की और टीम होती है। ये लोग डॉक्टर का कॉस्ट्यूम पहनते हैं और फिर निकल जाते हैं ब्लड सैंपल लेने के लिए, ताकि क्रिमिनल को शक ना हो और फिर वो आराम से पब्लिक है जो कोऑपरेट करे। तो ऐसे करके ये 500 लोगों के डीएनए टेस्ट तो पहले ही ले चुके थे, रिपोर्ट भी मिला चुके थे, लेकिन उस सबूत के आधार पर मैच नहीं हुई थी। अब यहाँ इन्होंने धीरे धीरे करके 300 लोगों के और सैंपल लिए। फिर वहीं सेक्टर 38 के थोड़ी ही दूरी पर झुग्गी नंबर 16 में ये जाते हैं। वहाँ जाते हैं तब वहाँ एक लेडीज जो होती है बर्तन सफाई कर रही होती है। वो कहते हैं कि आपके घर में कोई 20 से 40 साल एज वाला कोई लड़का है कुंवारा। वो बताती है, जी मेरा बेटा है 32 साल का मोनू, वो अभी फ्रेश होने गया है, संडास गया है। डॉक्टर की टीम कहती है, हमने कुछ ब्लड सैंपल कलेक्ट करने हैं, हम एक टेस्ट कर रहे हैं, व्यक्ति स्वस्थ है तो ये सरकार की तरफ से है, टेस्ट फ्री है, इसीलिए आपके बेटे का भी टेस्ट करना होगा। तब वो आवाज़ तो सुन रहा था, उसे लग रहा था अब इस प्रकार का क्रिमिनल है तो उसको लग रहा था कि कुछ है, तो वो जानबूझ के 1-2 घंटे देरी कर देता है। फिर भी वो बैठे रहते हैं पुलिस इत्मीनान से, शांति बनाए। आके देखता है, वो सोचता है पुलिस होगी, पर देखता है ये तो डॉक्टर हैं, तो वो थोड़ा सा सतर्क हो। वो सोचता है कि डरने की कोई बात नहीं है, तो डॉक्टर हैं। फिर भी वो अपना ब्लड देने में आनाकानी करता है। पुलिस को भी उस पर शक नहीं था उस टाइम के, क्योंकि एक नॉर्मल चीज, सब पे शक भी होता है, नहीं भी होता है, तो हर कोई व्यक्ति अपना ब्लड क्यों देगा, तो पुलिस को ये लगा। फिर जैसे तैसे समझा बुझा के पुचकार के उसका ब्लड ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये लड़का भी अनजान था कि वो तो डॉक्टर है, कोई बात नहीं। इसके बाद अप्रैल में ये जो ब्लड कलेक्ट होता है और फिर इसकी मई में रिपोर्ट आ जाती है। और फिर ये जो मोनू है 32 साल का, इसकी डीएनए रिपोर्ट उन महिलाओं की रिपोर्ट के साथ मैच कर जाती है, ये पकड़ा जाता है। अब आश्चर्य की बात ये हो रही थी कि ये जो मोनू है सेक्टर 38 के थोड़ी सी ही दूरी झुग्गी नंबर 16 में ही रह रहा था, लेकिन जब इसने 2010 में पहली बार घटना को अंजाम दिया था तब इसकी उम्र महज 20 साल की थी। इसीलिए छोटा लड़का समझ के पुलिस ने इस समय इसका ब्लड टेस्ट नहीं लिया था। अगर ये उस समय इस व्यक्ति का ब्लड टेस्ट ले लेते, ब्लड टेस्ट कर देते, डीएनए निकाल लेते, तो शायद ये जो 14 साल के अंदर इसने छोटी मोटी चोरी चकारी दूसरे प्रदेशों में जाके महिलाओं के साथ ये कृत्य किया और ये जो उसने क्राइम किए इतने सारे, रुक जाते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, अभी पकड़ा गया, आगे की महिलाएं तो बच सकती हैं। फिर जाती है पुलिस, 1 मई को 2024 को इनके घर पहुंच जाती है। पुलिस की ड्रेस में थी, मोनू देख के पहचान जाता है ये वही लोग हैं जो उस दिन डॉक्टर के भेष में यहाँ आए थे। वो समझ जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए खाना बना दो, मैं शायद आज के बाद कभी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा पाऊंगा। पुलिस भी आराम से बैठी रहती है, ठीक है कोई बात नहीं, खाना खा लो, अभी तो तुम्हारी खातिरदारी होनी है, तुमने जो कांड किए हैं उसमें तुम्हें कम से कम फांसी तो होगी ही। खाना खाते पुलिस वाले बैठते हैं और फिर कहते हैं ठीक है अब चला जाए। तब जाके उस व्यक्ति को पूछते, हिरासत में लेते, कोर्ट में पेश होते हैं। कोर्ट के आदेश अनुसार ये व्यक्ति रिमांड में जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने कहाँ कहाँ घटनाओं को अंजाम दिया है। तब ये व्यक्ति बताता है कि 30 जुलाई 2010 को एक नेहा नाम की लड़की को, वो जंगल के पीछे से वो खड़ी रहती है बारिश रुकने के लिए, तभी ये पीछे से उस पर एक पत्थर दे मारता है जिससे लड़की तुरंत बेहोश होती है। पत्थर इतने जोरदार तरीके से मारा गया था कि वो लड़की को लगते ही वह बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में ही ये घटना को
अंजाम देता है, उसके साथ रेप करता है। फिर उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन एक शॉप पे जाके बेच देता है। इसके बाद फिर ये 2022 में 11 जनवरी 2022 में मनदीप कौर, जो कि 40 वर्षीय लेडीज होती है, वह अपने पति के इंतजार में थोड़ी सी खड़ी होती है। तभी मैं इस पर एक लोहे की राड से हमला कर देता हूँ। ये औरत गिर जाती है और मैं इसको खचोड़ के जंगल की तरफ ले जाता हूँ और फिर इसके साथ कृत्य करता हूँ। इसी तरह मैं दूसरे प्रदेश में भी जाकर यही काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबल क्षेत्र में भी इसके खिलाफ इसी तरीके रद्द करने का एक केस दर्ज था, जिसके आधार पर यह बताता है कि चंबल में भी इसी तरह एक महिला के साथ इसने घटना को अंजाम दिया। 18 महीने के बाद फिर ये मोनू कुमार, जो कि 14 साल बाद जो पकड़ा ही गया, इसको 1 मई 2024 को इसकी झुग्गी नंबर 16 से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर इसको इस पूरे सबूत और गवाह सुनवाई के बाद फांसी हुई होगी। आगे क्या हो सकता है। तो ये जो कहानी है पूरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या विचलित करना या डराना नहीं है, लेकिन एक शैक्षणिक उद्देश्य से। अगर आपके पास आपकी बहन, बेटी, दोस्त कोई भी रात के समय किसी कोचिंग में, जॉब में या कहीं भी जाती है, तो ध्यान रखें कि जो वहाँ से वो गुजरती है वो इलाका सुनसान ना हो। अगर कोई उसका स्कूटी का हवा नहीं हो, पंचर हो जाए या कुछ घटना हो जाए, बारिश हो जाए, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वहाँ का रोड एक तो चलना चाहिए, किसी प्रकार से बंद नहीं होना चाहिए। आसपास सीसीटीवी भी होने चाहिए। अगर इस प्रकार का सुनसान इलाका वहाँ कहीं लगता है तो आप ऐसे अपने जो भी कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ की टाइमिंग बदलने, या फिर जो भी सुबह दोपहर टाइम, जो भी आप कुछ टाइम रात से पहले 7 बजे से पहले, जो भी अंधेरा होने से पहले टाइम शूट करता है, आप उस टाइम पे अपनी कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकती हैं। तो हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने प्रति ये जिम्मेवारियाँ निभाएं। आसपास हो रही घटनाओं से कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।